Read the paragraph given below and answer any four out of the following questions. Rutherford performed one of the revealing experiments in atomic physics, that is now known as the gold foil experiment. Some radioactive heavy elements emit alpha particles, helium nuclei, and a beam of these particles were directed at thin gold foil. Why is the classical model for an atom of electron orbiting around the nucleus not able to explain the atomic structure? As the revolving electrons lose energy continuously, as the electron jumps to the second orbit, as the revolving electron gains energy continuously, none of these. तो रदरफोर्ड ने कहा था कि एक ही जगह पर घूमते रहेंगे, वो इसी पॉइंट की वजह से गलत साबित हुआ था। और ये बात सामने किसने रखी थी? मैक्सवेल ने सामने रखी थी कि एक ही जगह पर लगातार घूमेंगे तो वह एनर्जी बार बार रिलीज करते रहेंगे और उन्हें फिर न्यूक्लियस के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए, क्योंकि अगर एनर्जी लूज करते रहेंगे तो उनका रेडियस भी कम होता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का और फाइनली वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो ये मैक्सवेल ने पकड़ी थी गलती। तो 16th का पहला पार्ट है एज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, उल्टा लिख देता हूँ क्योंकि रिवॉल्विंग पहले था, लूज एनर्जी कंटिन्यूसली, लूज एनर्जी कंटिन्यूसली। नेक्स्ट, एन अल्फा पार्टिकल कंटेन्स, सोचना ही क्या है इसमें, हम पता ही है ना, 4 मास नंबर होता है और 2 एटॉमिक नंबर होता है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज इन 4 मास यूनिट, 4 पॉजिटिव चार्ज तो होगा नहीं क्योंकि दिखा देता हूँ, अल्फा होता है हीलियम डबली आयोनाइज्ड, है ना, ऐसे दिखते हैं 4 2। सो वी हैव, इसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 पॉजिटिव होना चाहिए और 4 मास यूनिट। 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 4 मास यूनिट गलत है, सॉरी सही है, 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 2 मास यूनिट 4 पॉजिटिव चार्ज, तो ये सही है, बी ऑप्शन। सेकंड का बी, पहले का ए था 2 पॉजिटिव चार्ज एंड ओवरऑल 4 मास यूनिट, ओके, मास नंबर। थर्ड पार्ट, Rutherford's experiment on the scattering of alpha particles showed for the first time that the atom has proton, electron, neutron, nucleus. तो उन्होंने प्रोटॉन तो नहीं बोला था, उन्होंने न्यूक्लियस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज तो काफ़ी लेट हुई थी, 1932 में हुई थी और ये एक्सपेरिमेंट 1910 में किया गया था, ओके। और प्रोटॉन तो नाम नहीं लिया गया था उस टाइम पर, उन्होंने न्यूक्लियस बोला था और न्यूट्रॉन की कोई खोज हुई नहीं थी, तो ही डिड नॉट से प्रोटॉन, ही सेड, ही यूज द वर्ड न्यूक्लियस। काफ़ी अच्छा पार्ट है, इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं, यह बहुत अच्छा पार्ट है, इसका आंसर न्यूक्लियस है। थर्ड का 4th ऑप्शन सही है, द आंसर इज न्यूक्लियस। तो एक्सपेरिमेंट को ठीक से पढ़ें, पैसेज दिया हुआ एक्सपेरिमेंट कुछ भी आ सकता है ना। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम्स आर स्टेशनरी, नॉन स्टेशनरी, सेंट्रलाइज्ड, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा नॉन स्टेशनरी, तो थे नहीं, नॉन स्टेशनरी इज द सही आंसर। वैसे अच्छी तरीके से देते तो शायद सर्कुलर मोशन करते रहना, ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए, पर ठीक है, नॉट स्टेशनरी में भी आ गया वो, क्योंकि 4th पार्ट है ये। रदरफोर्ड ने ये बोला था कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं गोल गोल, and that movement is because of the centripetal force due to the electrostatic attraction. So not stationary क्या आएगा, because I am trying to say in what Rutherford said that electrons continuously revolve around the nucleus, continuously revolve around the nucleus। तो ये not stationary ही हुआ, स्टेशनरी होता तो वो न्यूक्लियस में गिर जाते। The last part is Rutherford could not explain discontinuity in hydrogen spectrum, stability of atom, both first and second, none of the above. The answer is this: he could not explain the both.
Neither he could explain discontinuity in hydrogen spectrum, nor he could make the understanding of stability of atom clear. एक्चुअली हुआ ये था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऐसे नहीं क्लियर हो पाया था, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकता है, कहीं पे भी मूव कर सकता है, कहीं भी जंप यहाँ से यहाँ आ सकता है किसी भी ऑर्बिट में होने की वजह से। जब वो ट्रांजिशन करता है तो एनर्जी छोड़ता है, इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए था, हर प्रकार की एनर्जी हमें मिलनी चाहिए थी, पर वो था नहीं ऐसा। हमें कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज़ या कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी ही प्राप्त हुई। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में तो ट्रैवल नहीं कर सकता था, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डिसकंटिन्यूटी वो नहीं समझा पाया। एक और चीज़ ये थी कि एटम की स्टेबिलिटी कैसे समझा नहीं पाया। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता रहता है, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा और किसी भी ऑर्बिट में, तो वह मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन कर रहा है, हर रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन करता है, उस पर एक्सेलरेशन कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल। एटलीस्ट सेंट्रीपिटल तो हो गई, अगर टेंजेंशियल ना हो तो एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग हैज़ एन एक्सेलरेशन विच हैज़ एन एक्सेलरेशन emits radiation, and that means it loses energy continuously and then it cannot remain at that orbit. वो अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा तो उसका रेडियस छोटा होता रहेगा, फाइनली उसको न्यूक्लियस के अंदर गिर के मर जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए फर्दर। पर ऐसा नहीं हो रहा था, यानी कि एटम को स्टेबल नहीं रहना चाहिए। अगर हम ये बात माने कि वो किसी भी ऑर्बिट में मूव कर सकता है, तो एटम स्टेबल क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बात भी वो क्लियर नहीं कर पाए। मैक्सवेल ने जब बात उठाई कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन, लिखा ना मैंने, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो इस दौरान क्या होता है, दे एमिट एनर्जी एंड दे शुड रिड्यूस देयर रेडियस, और धीरे धीरे न्यूक्लियस के अंदर उन्हें खत्म हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा था, एटम वॉज स्टिल देयर। तो ये दोनों ही चीज़ें वो समझा नहीं पाए, ना स्टेबिलिटी ना डिसकंटिन्यूट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसलिए मैंने आंसर इसका बोथ 1 और 2 दिया है।